So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kida. अह, बच्चों आज आज का सेशन जो है ये रिकॉर्डेड जो है वो आपको मिलने वाला है और कुछ समय के बाद आप तक पहुंचेगा आई गेस इवनिंग तक क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं है ना 22 एंड 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने पहला न्यूज है बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहला न्यूज कह रहा है इंडियन बैंक फाइंड 5.85 लाख बाय सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। तो यहाँ पे देखिए एक इंडियन बैंक है जो कि रेगुलेट कर रही थी कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर। एंड देखो जैसे आपको पता है आरबीआई जो है क्या करती है, आरबीआई अगर आप कोई भी बैंक है ना उनके कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, तो आरबीआई जो है पेनल्टी इंपोज करती है। वैसे ही अगर कोई बैंक है, इंडियन बैंक किसी फॉरेन कंट्री में रेगुलेट कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पे पेनल्टी इंपोज किया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर लेंडर इंडियन बैंक वॉज फाइंड 5.85 लाख बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू, जो सेंट्रल बैंक है श्रीलंका की, इसकी एफआईयू यूनिट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस प्रोविजन ऑफ श्रीलंका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट। इंडियन बैंक ऑपरेट्स इन श्रीलंका थ्रू 2 branches located in Colombo and Jaffna. Indian Bank stated that it has implemented necessary preventive measures after the penalty to avoid similar incidents in the future, है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका जो है ये फाइन कर रहा है किसको, इंडियन बैंक जो कि ऑपरेट कर रही थी कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर इसके 2 ब्रांचेस है, एक कोलंबो और एक जाफना के अंदर। एंड क्योंकि जो कॉम्प्लायंस है उसको फॉलो नहीं किया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो नहीं किया गया, इस वजह से 5.85 लाख का यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक ये कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। श्रीलंका की बात कर ले तो कोलंबो एंड श्री जयवर्धने कोटे इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, श्रीलंकन रुपीस की करेंसी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज इज जीएसटी काउंसिल क्लियर्स ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म सिगरेट्स एंड पान मसाला लाइकली फर्स्ट टारगेट से। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को कौन लीड करेंगी, तो ऑब्वियसली कौन लीड करेगी, तो निर्मला सीतारमन जी, है ना, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है। अभी हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे, है ना, टैक्सेस को लेकर, जहां पे हमने सेकंड हैंड व्हीकल्स के सेल परचेज के बारे में बात किया, हमने बात किया कैरमल वाले पॉपकॉर्न के बारे में, सॉल्टेड पॉपकॉर्न के बारे में बात किया, है ना। साथ ही साथ हमने देखा कि जीन जो थेरेपीज है उसको भी, उसमें से भी जीएसटी को यहाँ पे एग्जाम किया गया है। अब यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफिक गुड्स प्रोन टू टैक्स इवेजन, है ना। सिगरेट एंड पान मसाला एक्सपेक्टेड टू बी अमंग फर्स्ट प्रोडक्ट्स ब्रॉट इन द मैकेनिज्म एम्ड एट कर्बिंग टैक्स इवेजन। दिस सिस्टम will involve a unique identification marking affixed to goods or their packaging. It will enable authorities to trace the movement of these commodities across the supply chain. Non compliance by any entity, है ना, यहाँ पे 1 लाख या फिर 10% ऑफ टैक्स पेबल इतना का मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ एडवोकेटेड फॉर सच मैकेनिज्म अंडर कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। ये जो फ्रेमवर्क है ये किससे मोटिवेटेड है, तो कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्शन, किसका है, डब्ल्यूएचओ का ये इनिशिएटिव है, इससे यहाँ पे ये मोटिवेटेड है ना। एंड पहली प्रोडक्ट जिसके ऊपर ये ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म इंपोज किया जाएगा ये कौन सी हो जाएगी, सिगरेट एंड पान मसाला। बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, एक सभी टोबैको एंड सिगरेट पैकेजेस के ऊपर यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग जो दिया जाएगा, एंड जो भी कंपनीज इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगी उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया जाएगा, 1 लाख या फिर 10% ऑफ टैक्स पेएबल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, अगली न्यूज इज एचडीएफसी बैंक एग्जीक्यूट फर्स्ट गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम गुजरात गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ पे, नगर कहाँ है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बिकम द
फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक टू एग्जीक्यूट गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम गिफ्ट सिटी गुजरात। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? तो एचडीएफसी बैंक, गिफ्ट सिटी, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एंड हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक आईबीओ गिफ्ट सिटी सर्व्स एज अ ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर ऑन इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। एचडीएफसी बैंक नाउ ऑफरिंग गोल्ड एंड सिल्वर फॉरवर्ड फ्रॉम गिफ्ट सिटी। अरूप रक्षित ग्रुप हेड हो जाएंगे किसके? तो ट्रेजरी एट एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक पहली डोमेस्टिक बैंक बन गई है जो कि गोल्ड फॉरवर्ड डील को एग्जीक्यूट कर रही है। कहां से? तो गिफ्ट सिटी विच इज इन गुजरात गांधीनगर। गॉट माय पॉइंट? गुजरात गांधीनगर इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है एचडीएफसी बैंक के आईबीओ के द्वारा, यानी कि एचडीएफसी बैंक, गिफ्ट सिटी, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के द्वारा एंड हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, next news is claim ratio of non-life insurers dipped to 82.52% in financial year 24, यानी कि 2023-24 की बात की जा रही है। तो क्लेम रेशियो जो है भैया किसका? नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे इंडस्ट्री है ना, प्रोडक्ट इंडस्ट्री का स्टूड एट 82.52%। कब? 2023-24 में। ठीक है, अगेंस्ट 82.95% इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 82.95% था क्लेम रेशियो किसका? नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। अब कितना है? 82.52% है, तो ये डिप होता हुआ नजर आ रहा है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अंडररोट अ टोटल डायरेक्ट प्रीमियम ऑफ इतना करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, आप देखोगे यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट जो है वो बढ़ता नजर आएगा। इतने लाख करोड़ का प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो लोग पे कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस ये भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 8.88%, जो कि पहुंच गया है 9252 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। एग्रीगेट नेट इंकर्ड क्लेम सॉ ए 15.39% इंक्रीज। कितना भैया? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.72 लाख करोड़ का है ना एग्रीगेट नेट इंक्योर्ड क्लेम जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंक्योर्ड क्लेम्स रेशियो फॉर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस कितना है? 97.23%। इंक्योर्ड क्लेम रेशियो फॉर प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर, हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस, ये कितना है? 76.49%, 63.63% एंड 66.58%। ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे टोटल बेनिफिट ऑफ इतना लाख करोड़, है ना, इतने बेनिफिट लोगों को दिए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने। कब? फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यानी कि इतने लाख करोड़ का बेनिफिट जो है पूरे पॉपुलेशन को मिला है लाइफ इंश्योरेंस पैकेजेस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेम रेशियो ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ये कितना है? 82.52% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24, है ना, ये कम हो गया है, डिप हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आइए नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टारगेट 2047 तक हमें सभी को, है ना, अंडर इंश्योरेंस लाना है। इंश्योरेंस फॉर ऑल का हमारा टारगेट है 2047 तक का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात की जा रही है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया जो है वो डिप हो रहा है 2.8% से डिस्पाइट प्रीमियम ग्रोथ। देखिए प्रीमियम तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट देखो लेट्स से एक साल में 5 लोग हमेशा क्या करते थे? एक साल में 5 लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करते थे, है ना, और उसका 10 रुपए जो है वो प्रीमियम भरते थे। 5 रुपए इंश्योरेंस प्रोडक्ट, 5 रुपए इंश्योरेंस, 5 लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करते थे और उसका अलग अलग लोग अलग अलग, लेट्स से कोई 1 रुपए, कोई 3 रुपए अलग अलग प्रीमियम भरता था। लेट्स से 10 रुपए प्रीमियम भरा। तो यहाँ पे हुआ क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2024 में, है ना, ये वाला जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इसमें इंक्रीमेंट तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम अमाउंट है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आई सो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया ये डिक्लाइन हो रहा है 3.7% से इन 2023-24, which was 4% in the last financial year. The shrink was caused primarily by a dip in life insurance penetration. लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, है ना, डिप देखने को मिल रहा है 3% का। पेनिट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिमेन द सेम एट 1%, है ना। तो पेनिट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे मोटर व्हीकल वगैरह, है ना, ये 1% पे फाइनेंशियल 2024 में। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, है ना। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, एज
परसेंटेज टू द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया इंश्योरेंस डेंसिटी $95 है 2023-24 में, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का $25, लाइफ इंश्योरेंस का $70, ठीक है। इंश्योरेंस डेंसिटी कैलकुलेटेड एट रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन पर कैपिटा प्रीमियम, ठीक है। पर लोग जो है वो कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पर कैपिटा एक आदमी कितना प्रीमियम पे कर रहा है। तो आप देखोगे प्रीमियम जो इंश्योरेंस डेंसिटी है $95 है, जिसमें लाइफ का ज्यादा है, नॉन लाइफ का कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। आइए, पीएनबी जॉइंस पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन कमिटमेंट। तो यहां पे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक बिकम अ सिग्नेटरी to the global recognized partnership for carbon accounting financial RBI draft framework on climate related financial risk disclosure require bank to begin reporting। क्या क्या होगा, तो on governance strategy and risk management फाइनेंशियल ईयर 26 के ऑनवर्ड्स, और मेट्रिक्स एंड टारगेट्स फॉर 2027-28 ऑनवर्ड्स, ठीक है। पीसीएफ जो है ये इंटरनेशनल बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया 2015 में बाई 14 डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर एएसएन बैंक नीदरलैंड, ठीक है। तो पीसीएफ की सिग्नेटरी कौन बन गई है, पीसीएफ की सिग्नेटरी बन गई है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। आइए, next is RBI injects 25,000 crore via VRR. VRR stands for Variable Rate Repo Auction Route to boost the system liquidity. तो यहाँ पे देखिए RBI जो है 25,000 करोड़ इंजेक्ट कर रहा है वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन के तहत, ठीक है, इन द बैंकिंग सिस्टम। कब, नवंबर 2024 में। VRR ऑक्शन क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन होता है जिसे कंडक्ट कौन करेगी, आरबीआई। किस लिए, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पैसे बेसिकली यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है वीआरआर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज आदित्य बिरला कैपिटल जॉइंट्स ओएनडीसी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल जो है ये पहली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन गई है टू इंटीग्रेट लेंडिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑन ओएनडीसी। तो यहाँ पे ओएनडीसी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पहली फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बन गई आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि है ना लेंडिंग करेगी, इंश्योरेंस करेगी एंड इन्वेस्टमेंट करेगी ऑन ओएनडीसी। नेक्स्ट इज Nifra slaps rupees 2 crore fine on Deloitte Haskins for lapses in Zeal audit। Zeal audit यानी कि Z Entertainment इंटरप्राइजेस लिमिटेड ऑडिट, ठीक है। आइए, सो निफ्रा एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये 2 करोड़ का पेनल्टी इंपोज कर रही है डिलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स के ऊपर, एंड 2 सीएस को भी यहाँ पे फाइन किया गया है फॉर लैप्स इन ऑडिट ऑफ जील ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020, ठीक है। तो जील ऑडिटिंग के लिए नफरा के द्वारा 2 करोड़ का यहाँ पे पेनल्टी इंपोज किया जा रहा है। नफरा इंपोज अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख ऑन सीए AB Jani and paid him for 5 years from being appointed as an auditor or internal auditor। 2 सीईओ को भी फाइन किया गया है, सीए यानी कि चार्टर अकाउंटेंट। किसको, तो देखिए एबी जनी को फाइन किया गया 10 लाख का, एंड 5 साल के लिए इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया आप कोई भी ऑडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। उसके बाद 5 लाख रुपए फाइन किया गया है सीए राकेश शर्मा को, ठीक है। तो 2 लोगों को यहाँ पे फाइन किया गया है, सीए एबी जनी, सीए राकेश शर्मा, और इनको 3 साल के लिए बैन किया गया है। Jenny was engagement partner and Sharma was engagement quality control review for audit of ZIL for financial year 2019-20. In a separate event, DGCA slapped a 10 lakh ka penalty on Akash Air for failing to provide compensation on time to some passengers who were denied board at Bangalore Airport in September 2024। तो सितंबर 2024 में कुछ ऐसे ही पैसेंजर्स थे, है ना, जिनका बोर्डिंग नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे उनको जो है पेमेंट पे करना था, ठीक है। जो पेमेंट नहीं कर पाए, तो डीजीसीए ने यहाँ पे आकाश एयर को पेनल्टी इंपोज किया है 10 लाख, ठीक है। तो नेफ्रा ने 2 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया है डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स को, साथ ही साथ 2 सीईओ को भी फाइन किया है। इसलिए तो जील ऑडिट यानी कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ऑडिट, जो कि 2018-19 में हुआ था एंड 19-20 में हुआ था, इसके तहत आई। अगला है हमारे पास अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। हेलो 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 हेलो, हाँ। चेन्नई बॉन्ड टेकी नेम्ड बाय ट्रम्प एज एआई एडवाइजर। तो यहाँ पे देखिए ट्रम्प का सेकंड टेन्योर शुरू होने वाला है। हेलो, ट्रम्प का सेकंड टेन्योर जो है वो शुरू होने वाला है, क्लियर है। एंड सेकंड टेन्योर में आप देखोगे 4 ऐसे इंडियन अमेरिकन सिटीजन हैं जिनको बड़े बड़े पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। ट्रम्प साहब जो है ये जनवरी में ऑफिशियली जो है ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, किसके, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के।
जी, है ना। ट्रम्प साहब जो है ये ऑफिशियली क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, किसके, तो यूएसए के। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प हैज अपॉइंटेड अ प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन टेक्नोलॉजिस्ट जिनका नाम है श्रीराम कृष्णन, ठीक है, एज अ सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जितनी भी पॉलिसीज यूएसए में बनेगी उसको देखने के लिए यहाँ पे इंडियन अमेरिकन टेक्नोलॉजिस्ट है जिनका नाम है श्रीराम कृष्णा, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टेन्योर होने वाला है यूएसए के अंदर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे जहां पे आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत रहे हैं, ये इनका सेकंड टेन्योर है। 4 साल के लिए यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम, इनको एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो एक रिटायर्ड जज है ना, जिनका नाम है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ये 2 दिसंबर 2027 तक इस पद पे काम करेंगे। याद रखने वाली बात है ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया, है ना, 9th चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया जा रहा है, किसके जगह पे, इन प्लेस ऑफ हुम। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में 8वें चेयरपर्सन, 7वें, 6ठे, 5वें चेयरपर्सन का नाम दे देगा। तो आपने कभी ना कभी चारों का नाम सुना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है विजया भारती सयानी जी को, है ना, अपॉइंट किया गया था एज द एक्टिंग चेयरपर्सन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, विजया भारती सयान, बट याद रखना इनको सिर्फ एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया था सिंस द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। प्रियांक कनुगा एंड जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी को अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर इन द सेम बॉडी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अंटिल 2019 ओनली फॉर्मर सीजीआई कुड बी अपॉइंटेड एज एनएचआरसी, है ना। 2019 तक क्या हुआ करता था कि सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही, है ना, अगर आप पहले सीजीआई रह चुके हैं तो आप ही जो है अपॉइंट किया जाता था चेयरमैन को, चेयरमैन के रूप में, किसका, एनएचआरसी का। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 अमेंडेड इन जुलाई 2019 टू आल्सो अलाउ फॉर्मर एससी जजेस फॉर दिस पोस्ट। तो 2019 के पास यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 आता है जहां पे इसी पर्टिकुलर रूल में चेंजेस किए जाते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा तो भी आप एनएचआरसी का हेड बन सकते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, या तो 70 साल का, या तो आप 70 साल के हो जाए तब आप रिटायर हो जाएंगे, या तो आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया है तब आप रिटायर होंगे। याद रखना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया 12 अक्टूबर 1993 एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993, जिससे बाद 2006 में भी अमेंड किया गया। पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन रंगनाथ मिश्रा थे जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्योंकि 2019 तक सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही अपॉइंट किया जाता है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। अजय भल्ला नेम न्यू मणिपुर गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान शिफ्टेड टू बिहार। तो यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। गवर्नर का पोस्ट क्योंकि संवैधानिक पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, तो इसीलिए अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगी, तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे किए हैं, जैसे अजय भल्ला जो कि फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे, इनको अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, सुश्री अनुसुईया उइके को। इसके बाद जनरल वीके सिंह, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया है मिजोरम का। ये किसको सक्सीड कर रहे हैं, डॉक्टर हरि बाबू कंफामती को। आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर ऑफ बिहार थे, है ना, सॉरी, आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर ऑफ बिहार बना दिया गया है। किसको सक्सीड कर रहे हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को गवर्नर ऑफ केरला अपॉइंट किया, बनाया गया है, ठीक है। ये किसको सक्सीड कर रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान, है ना, जो कि पहले केरला के थे। डॉक्टर हरि बाबू खंबापति, है ना, जो कि पहले मिजोरम के गवर्नर थे, अब उनको उड़ीसा का गवर्नर बना दिया गया है। ये रघुबर दास को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट इज आइसेक इके इलेक्टेड एज टोंगा के न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो टोंगा के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है एसिक वालू एके, है ना, टिल नवंबर 2025। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो सियासी सोवालिनी को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है।
अगला देखिए न्यूज, अगला न्यूज है हिमाचल उत्तराखंड हाई कोर्ट्स गेट न्यू चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे देखिए नए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो जस्टिस जीएस संधावालिया जो कि जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के थे, इनको चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। जस्टिस नरेंद्र जी जो कि जज थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का। जस्टिस शैलेंद्र कौर एंड रविंदर दुडीजा जो कि एडिशनल जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, इनको परमानेंट जज बना दिया गया है। एडिशनल जजेस यूजुअली अपॉइंट किए जाते हैं 2 सालों के लिए, उसके बाद में उनको एलिवेट कर दिया जाता है एज परमानेंट जज। ठीक है, तो ये था हमारा हमारा अपॉइंटमेंट का न्यूज। अगला है नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज। ऑल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है विल सेट अप अ होली ओन सब्सिडरी जिसका नाम है ऑयल ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो विच इज गोइंग टू बी अ महारत्न कंपनी, ठीक है, ये एक नई सब्सिडरी फॉर्म कर रही है जिसका नाम है ऑयल ग्रीन एनर्जी। ठीक है, किस लिए? टू मैनेज ऑल इट्स ग्रीन एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी बिजनेस, है ना, जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बिजनेस होंगे ना ऑयल इंडिया लिमिटेड के, उनको देखने के लिए एक वेंचर को डेवलप किया गया है। इट इंक्लूड्स कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फॉर विच इट प्लान्स टू इन्वेस्ट 25,000 करोड़ बाय 2040। तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर सब्सिडरी के तहत आप देखोगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा, जिसके लिए 2040 तक 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड प्लान्स टू हैव 5 से 7% का नॉन फॉसिल एनर्जी इन इट्स टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो बाय 2030 एंड 12 से 15% ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2040। तो कहा जा रहा है कि भैया इसकी जो टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो है किसकी? ऑयल इंडिया लिमिटेड की। तो इसकी टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो के अंदर 5 से 7% का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल से पैदा नहीं की गई हो। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, इससे एनर्जी ना पैदा करके हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे एनर्जी को पैदा करने का, और जिसकी पोर्टफोलियो को ये 5 से 7% करना चाहता है ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो जो इसके पास 100 होगा। एंड 2040 तक का टारगेट कितना है? 12 से 15% का। ठीक है, इट टारगेट्स टू अचीव ग्रीन एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 3.5 से लेकर 4 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट बाय 2040। ठीक है, ऑल्सो ऑयल इंडिया लिमिटेड सेटिंग अप इंडिया का पहला एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहां पे? असम के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 100 किलोवाट होगी। ऑल इंडिया लिमिटेड सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट 9 मीटर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवी बस विद स्टार्टअप प्रोग्राम स्ने। तो स्ने एक प्रोग्राम है इसका जिसके तहत पहला ईवी बस भी डेवलप किया जाएगा फ्यूल सेल, जो कि पावर, ये जो ईवी सेल होगा ये 60 किलोवाट फ्यूल सेल इंजन से चलने वाला है, जिसे इंडिया एनर्जी वीक 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ऑल इंडिया लिमिटेड आल्सो अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट टू एस्टैब्लिश 25 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारतवर्ष में 25 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को भी यहाँ पे ये डेवलप करेगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड अपनी एक सब्सिडरी लॉन्च करी है ऑयल ग्रीन एनर्जी, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के सभी ग्रीन ऑपरेशंस को देखिए। ग्रीन ऑपरेशंस मतलब ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस हम लोग सोलर पावर डेवलप करेंगे, लेट्स से विंड पावर प्लांट को डेवलप किया जाएगा, इन सब चीजों को। ठीक है, आइए। सेंटर स्क्रैप्स नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 एंड 8 स्टूडेंट्स इन स्कूल गवर्न बाय 8। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना, नो डिटेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है क्लास 5 एंड क्लास 8 के स्कूल्स में, है ना, और वो स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अलाउइंग देम टू फेल स्टूडेंट्स हु डू नॉट क्लियर ईयर एंड एग्जाम। ठीक है, इफ अ चाइल्ड फेल्स टू फुलफिल प्रमोशन क्राइटेरिया ही शैल बी गिवन एडिशनल इंस्ट्रक्शन एन अपॉर्चुनिटी फॉर री एग्जामिनेशन विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आप 5 या 8 में फेल होते हैं तो आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा, आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल फ्रॉम एनी स्कूल टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि, है ना, सरकार चाहती है, सेंटर चाहती है कि सभी को एलिमेंट्री शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। 16 स्टेट्स एंड 2 यूटी जिसमें दिल्ली भी शामिल है, इन्होंने ऑलरेडी जो है नो डिटेंशन पॉलिसी जो है वो 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए कर दिया है। हरियाणा एंड पुडुचेरी जो है इसने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है, रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं वो भी बहुत जल्दी डिसाइड करेंगे, है ना, इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, नो डिटेंशन पॉलिसी क्लास 5 एंड क्लास 8 के लिए। रिपब्लिक डे आने वाला है तो इसका जो टैबलेट्स थीम है वो क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, 15 स्टेट्स एंड यूटी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो थीम क्या हो जाएगा? थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड, है ना,
ये होगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जिसके लिए आप देखोगे 15 स्टेट्स एंड यूटी को सेलेक्ट किया गया है ना, जो कि परफॉर्म करेंगे कर्तव्य पाथ में कब, 26 जनवरी को, ठीक है। सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर प्रेजेंटिंग टैबलेट्स ऑन जनवरी 26, कितनी है 11, तो 11 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को भी सेलेक्ट किया गया है। तो 15 स्टेट्स 11 मिनिस्ट्रीज, ठीक है, सेलेक्ट किए गए हैं कर्तव्य पाथ पे, जो भी आप इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे इसके लिए, ठीक है। थीम आपको याद रख लेना है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगली न्यूज क्या क्या रहा है ध्यान से देखेंगे। पीएम मोदी रिलीजेस कमेमोरेटिव स्टैम्प कॉइन ऑन अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ सेंटेनरी। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भैया एक 100 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन जो है ना, ये रिलीज किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये एक प्योर सिल्वर कॉइन होगा विथ 200 सरेसन्स, है ना, 44 मिलीमीटर का होगा, वेट होगा 40 ग्राम। अब देखिए कॉइन के अलग अलग फेसेस में अलग अलग है। तो ऑब्वर्स फेस में लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर रहेगा, लेफ्ट पेरिफेरी में सत्यमेव जयते इंस्क्रिप्ट बिलो विथ वर्ड भारत इन देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट पेरिफेरी में इंडिया इंग्लिश में लिखा होगा, अपर पेरिफेरी में इंस्क्रिप्शन ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ सर्टिनरी टू बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड इन 2014 दैट हिज बर्थडे 25 दिसंबर को होता है वुड बी मार्क्ड एज गुड गवर्नेंस डे। तो 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इनको याद रखना, इनको भारत रत्न में मिला हुआ है 2015 में, जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट न्यूज, India's solar photovoltaic export increased to 1.83 billion in 2023 up from 200 मिलियन 2013। तो आप देखोगे फोटोवोल्टिक एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं। 2013 में जब हम 200 मिलियन वर्थ ऑफ फोटोवोल्टिक एक्सपोर्ट करते थे, वहीं अब हम लोग 2030 में 1.83 बिलियन का फोटोवोल्टिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है ये 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, सोलर फोटोवोल्टिक का, विद कंट्री शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट हैविंग राइजन टू 2.5% 2023 फ्रॉम 0.4% इन 2013, ठीक है। आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ सोलर पीवी रोज कितना हो गया है, 1.83 बिलियन हो गया है, पहले ये 200 मिलियन हुआ करता था। इंडिया एक्सपोर्टेड 711.95 मिलियन वर्थ ऑफ पीवी सेल्स असेंबल्ड इन मॉड्यूल्स और मेड अप इनटू पैनल्स इन अक्टूबर 2025। आप देखोगे इतना मिलियन का पीवी सेल्स या फिर पैनल जो हमने एक्सपोर्ट किया। 96% ऑफ शिपमेंट जो है वो किया गया यूएसए को, सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए के साथ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट यूएसए को कर रहे हैं। इन फाइनेंशियल 25 इंडिया इंपोर्टेड 7 बिलियन वर्थ ऑफ सोलर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना 62.6%। तो आप देखोगे सोलर इक्विपमेंट हम परचेज भी कर रहे हैं, 7 बिलियन का सोलर इक्विपमेंट हमने परचेज किया और सबसे ज्यादा चाइना से परचेज किया। तो आप देखोगे लगातार फोटोवोल्टिक सेल्स के एक्सपोर्ट में इंडिया जो है वो 6ठे पोजीशन पे आ चुका है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स की न्यूज डिस्कस करते हैं। तो इंडियन वुमेन टीम ने क्या जीत लिया है भैया, एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कंडक्ट किया गया अंडर 19 वुमेन्स एशिया कप जीत लिया है, ठीक है। तो अंडर 19 वुमेन्स एशिया कप का टाइटल कौन जीत रहा है, तो इंडिया जीत रही है। कहां पे हुआ था, कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है। इंडियन वुमेन्स टीम को लीड किसने किया था, निक्की प्रसाद ने, ठीक है। डिफीट किसको किया हमने, तो बांग्लादेश को डिफीट किया है। टूर्नामेंट कंडक्ट कौन करा रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। T20 फॉर्मेट में हुआ था ये अंडर 19 एशिया कप, ठीक है। 15 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ था। 6 टीम्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। गोंगड़ी त्रिशा, है ना, प्लेयर ऑफ द मैच जीत रही है, प्लेयर ऑफ द सीरीज जीत रही है, क्योंकि काफी अच्छा बल्लेबाजी किया इन्होंने। एशियन क्रिकेट काउंसिल स्टैब्लिश्ड as Asian Cricket Conference in the year 1983, it assumed its present name ACC in 1993, है ना। तो ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का नाम, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो पहले से नहीं था, पहले इसका नाम एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1993 में इसका नाम ACC पड़ गया। तो इंडिया ने पहला इनॉग्रल अंडर 19 वुमेन्स एशिया कप 2024 जीत लिया है, बांग्लादेश को हराया। नेक्स्ट इज नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कंडक्ट हुआ 2024 में, जहां पे आप देखोगे कहां पे हुआ है, बेंगलुरु के अंदर। मेंस सिंगल्स चैंपियन कौन है, एम रघु। वुमेन्स सिंगल्स चैंपियन कौन है, देविका सिहाग। मेंस डबल्स चैंपियंस कौन है, संस्कर सरस्वत एंड अर्श मोहम्मद। वुमेन्स डबल्स चैंपियंस कौन है, अराथी सारा सुनील एंड वर्षिनी वीएस। एंड मिक्स्ड डबल्स में महिला एक विमेन होगा एक मेन होगा, है ना। इसके चैंपियन कौन है, आयुष अग्रवाल एंड श्रुति मिश्रा। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कहां पे हुआ, बेंगलुरु के अंदर।
नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट्स की न्यूज को डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर्स। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए एंड रूरल लेबरर्स के लिए जो है रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 5 पॉइंट्स ईच इन नवंबर 2024, रीचिंग लेवल ऑफ 1320 एंड 1331। कितना पहुंच गया, 1331, 1320 एग्रीकल्चर लेबर का, 1331 किसका भैया, तो रूरल लेबर का। द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूरल लेबर, फॉर नवंबर 2024 में रिकॉर्डेड एट 5.35% है ना इसका, एंड 5.4% इसका, कंपेयर टू 7.3% एंड 7.13% पिछले साल इसी महीने में, ठीक है। देयर आर करस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर अक्टूबर 2024 पर 5.96% एग्रीकल्चर लेबर के लिए, 6% किसके लिए, तो रूरल लेबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स है किसके लिए, एग्रीकल्चर रूरल लेबर्स लेबर्स के लिए, आपको देखोगे 5 पॉइंट्स का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 1320 एंड 1331 पहुंच गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे जो इन्फ्लेशन रेट्स है ये भी घटता हुआ नजर आ रहा है, पहले 7.37 7.13% था, अब 5.35 एंड 5.47% है। आइए इसका इस्तेमाल मिनिमम वेजेस डिसाइड करने के लिए अलग अलग स्टेट्स करती है। नेक्स्ट इज उड़ीसा का पुरी एंड यूपी का वाराणसी एंड उत्तराखंड का हरिद्वार आर द मोस्ट ट्रैवल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। भारत की सबसे ज्यादा ट्रैवल की जाने वाली, है ना, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस की बात करूं तो इस मामले में, है ना, एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया है। एक रिपोर्ट कौन प्रेजेंट कर रहा है, ओयो, जो जिसके काफी सारे होटल चेन्स है ना, बेसिकली ये ब्रांडिंग करता है, होटल्स को अपना ब्रांड नेम देता है, उसके बाद कस्टमर्स ला के देता है, उसके बदले ये कमीशन लेता है। तो ओयो का एक ट्रैवलोपीडिया 2024 रिपोर्ट है जहां पे बोला जा रहा है कि मोस्ट ट्रैवल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कौन कौन सी हो जाएगी, पुरी, वाराणसी, उज्जैन एंड हरिद्वार हो जाएगा, कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। इंडिया टॉप बुक्ड सिटी जो है 2024 में कौन कौन सी है, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली एंड कोटा। मोस्ट पॉपुलर स्टेट ट्रैवल के लिए उत्तर प्रदेश है। हाई वॉल्यूम बुकिंग जो है वो कहाँ रिपोर्ट किया गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ठीक है। आइए अवार्ड रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो इरिडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने 3 अवार्ड जीते हैं एट द 14th पीएससी एक्सेलेंस अवार्ड। तो यहाँ पे इरिडा 3 अवार्ड जीत रही है ना। एक तो गोल्ड अवार्ड मिनी रत्न कैटेगरी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी, सिल्वर अवार्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सेलेंस के लिए। कहाँ पे हुआ यह अवार्ड फंक्शन, न्यू दिल्ली में। कौन सा एडिशन था, तो 14th पीएससी एक्सेलेंस अवार्ड सेरेमनी था। नेक्स्ट इज जयशंकर रिसीव्स श्री चंद्रशेखर शेखर अंद्र सरस्वती अवार्ड फॉर लीडरशिप। तो एस जयशंकर साहब जो कि इंडिया के क्या हो जाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। इनको श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है कौन, तो एस जयशंकर साहब। अपने टाइम पे ये फॉरेन सर्विसेज में होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कन्फर्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 17 बच्चे फॉर एक्सीलेंस इन वेरियस फील्ड। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 बच्चों को बाल विकास पुरस्कार से सम्मानित, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। 17 बच्चों को, जिसमें 7 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, अलग अलग कल्चर में बेहतर काम करने के लिए, जैसे आर्ट के कल्चर में, ब्रेवरी के कल्चर में, ब्रेवरी के सेक्टर में, इनोवेशन, साइंस, टेक, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। दे विल रिसीव अ मेडल, सर्टिफिकेट and a citation booklet and a Ministry of Women and Child Development to celebrate and commemorate वीर बाल दिवस and प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार on December 26, 2024, ठीक है। तो वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा 26 दिसंबर को, एंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया जाएगा कब, 26 दिसंबर को। नेशनल प्रोग्राम ऑफ वीर बाल दिवस जो है ये भारत मंडपम में होगा, जो कि न्यू दिल्ली में, ठीक है। आइए सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विंस 8 नेशनल अवार्ड फॉर कम्युनिकेशन एक्सीलेंस। तो सेल जो है वो 8 नेशनल अवार्ड जीत रही है एट द पीआरएसआई नेशनल अवार्ड्स 2024। कहाँ पे हुआ है, तो हाँ ये कहाँ पे हुआ है, तो रायपुर के अंदर हुआ है। रायपुर के अंदर हुआ, ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। 20 से 22 दिसंबर के बीच में। सेल वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन वेरियस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे ई न्यूज लेटर फॉर सेल ट्रैक, कॉर्पोरेट फिल्म इंग्लिश के लिए, बेस्ट कम्युनिकेशन कैंपेन, ऐसे 8 अलग अलग कैटेगरीज में सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये अवार्ड जीत रही है।
नेक्स्ट न्यूज इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू बेस्टो अवार्ड्स एट आज तक का 6th एडिशन ऑफ साहित्य आचटकर लिटरेरी फेस्टिवल। तो जो आज तक चैनल है ना, वो साहित्य आज तक है ना फेस्टिवल कंडक्ट कराता है। कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पार्टिसिपेट करने वाली हैं एंड कुछ अवार्ड्स जो है वो देंगी। सो द्रौपदी मुर्मू ग्रेस एट द 6th एडिशन ऑफ साहित्य आज तक एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। शी कन्फर्ड द आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑन गुलजार साहिब, है ना, गुलजार साहिब। आइए इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज डिस्कस करते हैं। पोलराइजेशन मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर है। कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रॉट, कोलिंस का था ब्रैट, कैम्ब्रिज का था मैनिफेस्ट, एंड अब मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है? डिवीजन इनटू टू शार्पली डिस्टिंक्ट ऑपोजिट्स, स्पेशली अ स्टेट इन विच ओपिनियंस, बिलीफ्स और इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी नो लॉन्गर रेंज along a continuum but become concentrated at opposing extremes, ठीक है। तो पोलराइजेशन जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर है किसका? मेरियम वेबस्टर का। नेक्स्ट न्यूज है एमओयू इन कोलैबोरेशन, यूपी मणिपुर गवर्नमेंट साइन एमओयू फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए यूपी एंड मणिपुर जो है वो एक एमओयू साइन कर रही है। 3 सालों के लिए एमओयू साइन हुआ है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ है? तो इवेंट हुआ है लखनऊ के अंदर। इस इवेंट को कंडक्ट कराया गया उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने। मणिपुर तीसरी ऐसी स्टेट है जो कि यूपी के साथ सच एमओयू को साइन कर रही है। पहली स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय है। फॉर मणिपुर ये इसका दूसरा अग्रीमेंट है यूपी के साथ। पहला मध्य प्रदेश के साथ ऑलरेडी ऐसा एमओयू जो है वो मणिपुर कर चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसे अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 31 अक्टूबर 2015, जब हमने 140वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था वल्लभ भाई पटेल का। मोटिव क्या है? तो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग ड्यूटीज के लोगों के बीच में इंटरैक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करना इसका मेन मोटिव है। मिसलेनियस न्यूज को डिस्कस करते हैं। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट होता है। वाधवान पोर्ट आपको पालघर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। एक किताब है या एक बायोग्राफी है, द मैनी फेसेस ऑफ नेहरू एन अनट्रैमल्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी, जिसे लिखा है तपन चट्टोपाध्याय ने। हार्मोनिक्स एन इंडिजीनियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल बुक, जिसे ऑथर किया गया श्रीराम बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नया खुला है, कहाँ पे? अगरतला त्रिपुरा के अंदर। फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था अमित शाह जी के द्वारा। श्याम बेनिगल, है ना, ये एक्लेम्ड इंडियन फिल्म मेकर है, इनका देहांत हो गया है, पद्मश्री वगैरह इनको मिल चुका है। इसके बाद नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स विच इज गोइंग टू बी अ फार्मूला 1 रेसिंग, ये कौन जीत रहे हैं? जॉर्ज रसल जीत रहे हैं। फर्स्ट इंडिया का पहला मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, जहाँ पे गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश के स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। थीम है केयरिंग सॉइल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये था हमारा आज का न्यूज। याद रखना हमने कौन कौन से पीडीएफ डिस्कस किए हैं। 22 एंड 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल मॉर्निंग 8 o'clock। आई होप तब तक हमारे इंटरनेट का जो इशू है वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।